Hello students, welcome back to my channel Core Biotech. So in our previous lectures we have studied about prokaryotic translation, right? Today we will start eukaryotic translation or how translation occur in eukaryotic cells. Eukaryotic translation. So likewise in prokaryotes, translation occur in 3 steps: initiation, elongation and termination. Here also 3 steps are followed: initiation, elongation and termination. Initiation, elongation and termination. These 3 steps are followed here also. Now some factors required in case of initiation, elongation, termination are somewhat different from prokaryotic factors. Those factors involved in prokaryotic translation. ठीक है, प्रोकैरियोट्स में जब हमने ट्रांसलेशन पढ़ा, इनिशिएशन फैक्टर 3 इनिशिएशन फैक्टर वहाँ पे इन्वॉल्व थे, IF1, IF2, IF3. यहाँ पे इनिशिएशन में इन 3 फैक्टर्स के अलावा कुछ और ऑक्सिलरी फैक्टर्स, कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स ऐड हो रहे हैं टू स्टार्ट द ट्रांसलेशन और टू इनिशिएट द ट्रांसलेशन. ठीक है, सो पहले हम इनिशिएशन देखते हैं. इलोंगेशन और टर्मिनेशन तो ऐसे ही है. इलोंगेशन प्रोसेस जब तक कि आपके राइबोसोमल मशीनरी को स्टॉप कोडॉन्स नहीं मिल जाते हैं, वो एट अ टाइम 15 अमाइनो एसिड ऐड कराता जाता है. ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 15 अमाइनो एसिड पर सेकेंड राइबोसोमल मशीनरी ऐड करा रही है बाय स्कैनिंग द mRNA. mRNA को स्कैन करता रहेगा और अकॉर्डिंग टू कोडॉन्स वो अमाइनो एसिड्स को लेके आएगा tRNA और उसके पॉलीपेप्टाइड फॉर्म होती रहेगी जब तक कि नॉनसेंस कोडॉन्स और स्टॉप कोडॉन्स नहीं मिल जाते हैं हमारी राइबोसोमल मशीनरी को. और एज नॉनसेंस कोडॉन्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द राइबोसोमल मशीनरी, देन instead of in amino acyl tRNA, release factors binds to the A site of ribosome and termination, or we can say polypeptide synthesis terminates there. ठीक है, जैसे ही कोई मिल जाता है उसको स्टॉप कोडॉन, तीनों में से कोई सा भी एक, UAA, UAG, UGA, तो उसके आगे फिर अमाइनो एसाइल tRNA आके ना बाइंड होकर वहाँ पे कुछ रिलीज फैक्टर्स आके बाइंड हो जाते हैं और वो रिलीज फैक्टर बाइंड होने के बाद हमारा जो पॉलीपेप्टाइड है वो डिटैच हो जाएगा और राइबोसोम्स की दोनों सब यूनिट्स जो वहाँ पे बाइंड हुई हैं mRNA के साथ, वो भी आपकी डिसोशिएट होकर सेपरेट हो जाएंगे. ठीक है, तो ऐसे ही ट्रांसलेशन का क्या हो जाएगा, एंड हो जाता है. तो हम देखते हैं पहले इनिशियल इलोंगेशन. 3 जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे एक ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए, वो आपको पता है. वन इज mRNA. ठीक है, mRNA, मैसेंजर RNA, वेयर कोडॉन्स आर प्रेजेंट एंड अकॉर्डिंग टू दीज कोडॉन्स अवर पॉलीपेप्टाइड विल सिंथेसाइज. राइट, सो ये कोडॉन है, सॉरी mRNA है, और mRNA पे फिर हमारे को यहाँ पे रिक्वायरमेंट किसकी है, राइबोसोम्स की. ठीक है, राइबोसोम्स को की हमको पता है 2 सब यूनिट्स होती हैं, एक स्मॉल सब यूनिट, एक लार्ज सब यूनिट. अब हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, तो यूकैरियोट्स के केस में यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी स्मॉल सब यूनिट है वो 40S है और लार्ज सब यूनिट हमारी क्या है, 60S. ठीक है, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स है 80S टाइप, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स थे 70S टाइप. Okay, so 40S subunit and 60S subunits binds to the mRNA and they form a initiation complex and then they move towards the mRNA and form polypeptide. ठीक है, ये हमारे राइबोसोम्स हो गए. हमारे जो राइबोसोमल RNA है, rRNA इन्हीं राइबोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, राइबोसोम्स 80S, 60S लार्ज, 40S स्मॉल. राइट, और जो हमारी जो थर्ड रिक्वायरमेंट है दैट इज tRNA. ठीक है, ट्रांसफर RNA विच ब्रिंग्स
अमाइनो एसिड अकॉर्डिंग टू द कोडॉन्स प्रेजेंट ऑन mRNA। ठीक है, जैसे ही कोडॉन्स प्रेजेंट होंगे वैसे tRNA हमारा अमाइनो एसिड्स को लेके आएगा। हमने पढ़ा था tRNA जब प्रेजेंट होता है अलोन, देन दैट tRNA इज नोन एज अनचार्ज tRNA, और व्हेन अमाइनो एसिड अटैच टू द tRNA इट बिकम्स चार्ज tRNA और अमाइनो एसाइल tRNA। ठीक है, जब tRNA आपके साथ अमाइनो एसिड आके बाइंड हो जाता है, वी नो द tRNA हैज क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है tRNA का, जिसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये इसकी 5 प्राइम एंड होगा, ये इसका 3 प्राइम एंड होगा, और ये एंटीकोडॉन साइट जिससे हमारे mRNA से ये बाइंड होता है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं। TUC लूप, इस तरीके से tRNA का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, tRNA। अब इस tRNA में यहाँ पे अमाइनो एसिड अटैच होगा, कुछ भी अमाइनो एसिड जो है वो यहाँ पे अटैच्ड होगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, वो आपको पता है। जब इसके साथ अमाइनो एसिड इसमें से निकल जाता है तो उसको बोलते हैं डीएसाइलेटेड tRNA, राइट। जब अमाइनो एसिड रिलीज हो जाता है इसमें से, देन tRNA इज नोन एज डीएसाइलेटेड tRNA और अनचार्ज tRNA। ठीक है, तो ये 3 रिक्वायरमेंट हैं। अब हम बात करें यूकैरियोटिक mRNA की, तो जब हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन देयर आर सम मॉडिफिकेशन इन यूकैरियोटिक mRNA सच एज कैपिंग, पॉलीएडिनाइलेशन एंड स्प्लाइसिंग, ये सारे मॉडिफिकेशन पढ़े थे। तो कैपिंग के थ्रू हमारी जो 5 प्राइम एंड है tRNA पे, इसमें इसकी एक कैप लग जाती है, 7 मिथाइल ग्वानोसिन की कैप प्रेजेंट होती है mRNA में। ठीक है, कैप किसकी है, 7 मिथाइल ग्वानोसिन की, जिसको हम कैपिंग में डिस्कस कर चुके हैं। 5 प्राइम कैपिंग जब हमने पढ़ी थी, तो हमारा जो mRNA है यूकैरियोटिक mRNA, इसमें 5 प्राइम पोजीशन पे एक कैप प्रेजेंट है एंड 3 प्राइम पोजीशन पे आपकी क्या है, पॉलीएडिनाइलेशन है। एडिनोसिन्स की बहुत सारी टेल्स, एडिनोसिन के बहुत सारे रेसिड्यूज एक टेल फॉर्म में प्रेजेंट है। इस तरीके से हमारा mRNA होता है यूकैरियोटिक mRNA। दूसरी चीज, जो हमारा यूकैरियोटिक mRNA है वो मोनोसिस्ट्रॉनिक mRNA है। मोनोसिस्ट्रॉनिक मीन्स it has only one cistron, and cistron, what is cistron? Cistron is the unit of जैसे जो भी हमारी सिंथेसिस हो रही है प्रोटीन्स वगैरह की सिंथेसिस, उसका। ठीक है, जैसे रिकॉन इज द यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, म्यूटॉन इज द यूनिट ऑफ म्यूटेशन। ऐसे ही जो सिस्ट्रॉन है, मतलब सिस्ट्रॉन में जो हमारे सीक्वेंस, सिस्ट्रॉन मीन्स एक सिस्ट्रॉन में एक टाइप के सीक्वेंस प्रेजेंट होंगे एट अ टाइम, एक टाइप का सीक्वेंस हमारा एक्सप्रेस होगा आफ्टर ट्रांसलेशन। ठीक है, और तो हमारा जो mRNA है ये है मोनोसिस्ट्रॉनिक mRNA। मोनोसिस्ट्रॉनिक, सिंगल सिस्ट्रॉन प्रेजेंट होगा यहाँ पे। वहाँ पे क्या होता है, प्रोकैरियोट्स के केस में पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA होते हैं, बहुत सारे सिस्ट्रॉन्स एक साथ एक बार में ट्रांसलेट होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है हमारा इनिशिएशन। इनिशिएशन में जो हमारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, हम इनिशिएशन फैक्टर्स देखेंगे। EIF2, EIF3, स्मॉल ई का मतलब क्या है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3। ठीक है, EIF4F, EIF4B और EIF5B, ये कुछ फैक्टर्स हैं EIF5B जो इम्पॉर्टेंट, जो मेन फैक्टर्स है। इसके अलावा आप EIF1A इस तरीके से भी कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन बेसिकली जो फंक्शन यहाँ पे कर रहे हैं, जिनका इम्पॉर्टेंट यहाँ पे फंक्शन है, वो इन 5 फैक्टर्स का है। EIF2, EIF3, EIF4F, EIF4B एंड EIF5B। ठीक है, तो अब ये फैक्टर्स क्या करते हैं, देखिए प्रोकैरियोट्स में हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा mRNA है, mRNA में हमारे कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस प्रेजेंट थे एट 3 प्राइम एंड। in prokaryotic mRNA, these sequences are known as SD sequences.
क्या सीक्वेंस थे वो? एसडी सीक्वेंस और साइन डालगार्नो सीक्वेंस, एसडी सीक्वेंस और साइन डालगार्नो सीक्वेंस। और वो सीक्वेंस थे क्या? एजीजी एजीजी यू, 7 न्यूक्लियोटाइड का वो सीक्वेंस था पूरा। एसडी सीक्वेंस जो था हमारा एजीजी यू। और ये सीक्वेंस कहाँ पे प्रेजेंट थे? हमारा जो इनिशिएटर कोडॉन है एयूजी, इनिशिएटर कोडॉन क्या है? एयूजी, इधर इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स और इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, दोनों के केस में जो हमारा इनिशिएटर कोडॉन होगा वो क्या होगा? एयूजी होगा, इनिशिएटर कोडॉन एयूजी विच कोड्स फॉर मेथियोनिन। ओके, सो दिस इनिशिएटर, इस इनिशिएटर कोडॉन से पहले कुछ एसडी सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक एमआरएनए में, विच हेल्प्स टू बाइंड्स ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट। जो ये सीक्वेंस क्या करते हैं? राइबोसोम्स की जो स्मॉल सब यूनिट है उनकी बाइंडिंग में हेल्प करते हैं। अब कैसे उनकी बाइंडिंग में हेल्प करते हैं? राइबोसोमल जो हमारी सब यूनिट है, स्मॉल सब यूनिट 30S प्रोकैरियोट्स के केस में, वो सबसे पहले आके यहाँ पे बाइंड करती है। अब उस 30S राइबोसोम में हमारा जो rRNA प्रेजेंट होता है वो 16S rRNA प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उस 16S rRNA में जो सीक्वेंसेस हैं वो इस AGG-AGGU सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो उन सीक्वेंसेस की हेल्प से ही यहाँ पे वो राइबोसोम सेटल होता है, राइबोसोम की सब यूनिट यहाँ पे सेटल डाउन होती है, यहाँ पे बाइंड होती है। अंडरस्टैंड? तो आप कहते हैं कि these SD sequences helps in binding of small subunit of ribosome in on mRNA। mRNA में राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट की बाइंडिंग में हेल्प करते हैं ये एसडी सीक्वेंसेस जो प्रेजेंट होते हैं बिफोर इनिशिएटर कोडॉन, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे फिर क्या होता है? हमारा mRNA की स्मॉल सब यूनिट आके बाइंड हो जाती है, जो कि किसके साथ, कौन इस फैक्टर है इनिशिएशन फैक्टर जो इसको लेके आ रहा है? दैट इज IF3, इनिशिएशन फैक्टर 3, ठीक है। और हमको पता है यहाँ पे जो हमारा राइबोसोम है उसमें 3 साइट्स प्रेजेंट है। एक होती है ई साइट, एक होती है पी साइट और एक होती है हमारी क्या? ए साइट, ठीक है। ये 3 साइट्स हमारी इसमें प्रेजेंट होती है राइबोसोम्स में। तो जब ये यहाँ पे इंस्टॉल होता है, इस तरीके से इंस्टॉल होता है कि जो हमारा इनिशिएटर कोडॉन है उसके नीचे पी साइट आए, पी साइट उसी के नीचे आके ऐसे बाइंड हो कि पी साइट AUG कोडॉन के नीचे आ रही है, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि पी साइट पे AUG कोडॉन बाइंड हो रहा है, ऐसे इसकी बाइंडिंग यहाँ पे होती है स्मॉल सब यूनिट की, 30S सब यूनिट की। और उसके बाद यहाँ पे हमारा एक नेक्स्ट फैक्टर IF2 क्या लेके आता है आपका? इनिशिएटर tRNA। इनिशिएटर tRNA मीन्स दैट tRNA विच हैज़ मिथियोनिन, मिथियोनिन जिसमें होगा वो। और प्रोकैरियोट्स के केस में जो मिथियोनिन होता है यहाँ पे वो फॉर्मल मिथियोनिन होता है, मिथियोनिन में फॉर्मल ग्रुप ऐड रहता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, और यूकैरियोट्स में वो मिथियोनिन ही होगा, उसमें कोई एडिशन नहीं होता है, ठीक है। तो इनिशिएटर tRNA यहाँ पे आके बाइंड हो जाता है। इनिशिएटर tRNA को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, tRNA लिख के एक स्मॉल i उसके बाद आप लिखते हैं, तो इसका मतलब है इनिशिएटर tRNA जो आके हमारा पी साइट पे आके बाइंड हो गया। जैसे ही इनिशिएटर tRNA की बाइंडिंग होती है विद द हेल्प ऑफ इनिशिएशन फैक्टर 2, और GTP भी यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, एक GTP की भी हाइड्रोलिसिस होती है। इट मीन्स कि जो tRNA की बाइंडिंग है वो एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है? GTP से, ठीक है। नेक्स्ट, after the binding of initiator tRNA, then one another factor called IF1, initiator factor 1, brings the large subunit of ribosomes, वो राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट को लेके आती है, 50S सब यूनिट को लेके आता है इनिशिएशन फैक्टर 2 जो यहाँ पे आके बाइंड हो जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। ऐसे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। और अब ये मूव करेगा टूवर्ड्स द इलोंगेशन फेज, राइट। तो यहाँ पे तो ऐसे हो रहा था, हम इसको कंपेयर कर रहे हैं यूकैरियोट्स के केस में कैसा होगा। यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं हो रहा है, यूकैरियोट्स में क्या हो रहा है? देखिए, जो हमारा ये हमारे फैक्टर्स हैं इनिशिएशन फैक्टर EIF2, EIF3, EIF4, 4F, 4B और 5B, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तो क्या हुआ था?
स्टेप बाय स्टेप एडिशन हुआ था, mRNA में 30th सब यूनिट आई, देन इनिशिएटर tRNA आया, देन राइबोसोम्स की लास्ट सब यूनिट आके बाइंड की और इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हो गया। बट यूकैरियोट्स में क्या होता है, यूकैरियोट्स में थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनने से पहले एक प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है। अब वो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स क्या है देखिए, यहाँ पे जो हमारा राइबोसोम्स है, राइबोसोम की जो स्मॉल सब यूनिट है दैट इज़ 40th सब यूनिट, उसके साथ हम यहाँ पे पहले इसको बना रहे हैं 40th सब यूनिट, इस 40th सब यूनिट में ई साइट जैसे वहाँ पे प्रेजेंट है इसमें भी होगी, पी साइट होगी, ए साइट प्रेजेंट होगी, ठीक है, ये 3 साइट प्रेजेंट होंगी। अब ये हमारा क्या है 40th सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट ऑफ यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। अब यहाँ पे ये mRNA से बाइंड नहीं होगा, mRNA की बाइंडिंग, mRNA में बाइंड होने से पहले इनिशिएटर tRNA इसमें आके बाइंड हो जाता है। mRNA में बाइंड होने से पहले ही राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट के साथ इनिशिएटर tRNA आके बाइंड हो रहा है यहाँ पे इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। और उसके काम को कौन कर रहा है, उसके लिए 2 फैक्टर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, EIF2 एंड EIF5B। EIF3 तो इसके साथ बाइंड रहेगा, जैसे उसमें था वैसे ही इसमें भी है, उसमें IF3 बाउंड था स्मॉल सब यूनिट के साथ, यहाँ पे EIF3 बाउंड है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3, बस ई उसके आगे से लग गया है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3 उसी की तरह काम कर रहा है। इसका फंक्शन क्या है बेसिकली, इट प्रिवेंट्स द एसोसिएशन और रीएसोसिएशन ऑफ लार्ज सब यूनिट विद स्मॉल सब यूनिट। IF3 का जो फंक्शन है वो यही है, ये इसकी लार्ज सब यूनिट से बाइंडिंग को या एसोसिएशन को प्रिवेंट करता है। जब तक EIF3 स्मॉल सब यूनिट के साथ बाइंड होगा तब तक लार्ज सब यूनिट इसके साथ आके बाइंड नहीं कर सकती है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर पहले ही लार्ज सब यूनिट आके बाइंड हो जाएगी तो फिर इनकी mRNA के साथ बाइंडिंग कैसे होगी, इनिशिएटर tRNA का कैसे आके बाइंड करेगा। तो उन सारे इवेंट्स को हो जाने के बाद EIF3 यहाँ से रिमूव हो जाता है और फिर आपके लार्ज सब यूनिट आके बाइंड हो जाती है, ठीक है। तो देखेंगे नाउ द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म by binding with initiator tRNA with the help of these factors, right। अब क्या होगा, EIF4F एक फैक्टर यहाँ पे आएगा, EIF4F जो आके बाइंड होगा इसके साथ, और ये EIF4F की 3 सब यूनिट्स होती हैं। ये 3 सब यूनिट्स का बना हुआ एक फैक्टर है जिसकी एक सब यूनिट तो राइबोसोम के साथ बाइंड होती है, दूसरी सब यूनिट जब ये राइबोसोम के साथ बाइंड हो जाता है ये हेल्प करता है इन रिकॉग्नाइजिंग द 5 प्राइम कैप साइट। अब हमारे mRNA में आपको पता है 5 प्राइम एंड पे एक कैप प्रेजेंट है, कैपिंग होती है इसकी, जो कैप प्रेजेंट है 7 मिथाइल गुआनोसिन की, ठीक है। तो इस EIF4F की एक सब यूनिट इससे बाइंड हो रही है, दूसरी सब यूनिट इससे बाइंड होने के बाद ये इसको हेल्प कर रही है इसको रिकॉग्नाइज करने में। ये राइबोसोमल सब यूनिट, ये पूरे प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को यहाँ ये बाइंड होने के बाद इसको यहाँ लेके आता है, ठीक है। इसके साथ इसकी बाइंडिंग होती है इसके थ्रू। 2 सब यूनिट का फंक्शन हो गया। तीसरी सब यूनिट का जो काम है, तीसरी सब यूनिट की एफिनिटी इसके 3 प्राइम एंड के साथ होती है, mRNA के 3 प्राइम एंड के साथ। तो जब EIF4F इसके साथ बाइंड करेगा, ये प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स उसके बाद mRNA से आके बाइंड करेगा 5 प्राइम कैपिंग साइट पे। प्रोकैरियोट्स में तो mRNA में ही सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल हो रही थी, यहाँ पे प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स पहले बन जा रहा है और उसके बाद वो इसमें आके इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद अब यहाँ पे सपोज हमारी इनिशिएटर कोडॉन प्रेजेंट है AUG, ठीक है। अब ये जब EIF4F इसके साथ भी बाइंड कर जा रहा है 3 प्राइम एंड के साथ भी, तो हमारा जो mRNA है वो क्या हो जाएगा, फिर सर्कुलर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब सपोज ये सब यूनिट आई, यहाँ पे बाइंड हुई, EIF4F
इसके साथ भी बाइंड है, इसके साथ भी, तो अपने आप ही दोनों सब यूनिट एक साथ, दोनों एंड से एक साथ आ जाएंगे इसकी हेल्प से, और ये सर्कुलर हो जाएगा। सर्कुलर फॉर्म में ही हमारा यहाँ पे ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, अब इस इनिशिएटर कोडॉन से पहले कुछ सीक्वेंस प्रेजेंट हैं इन यूकैरियोट्स। दीज सीक्वेंस आर नोन एज कोजैक सीक्वेंस। कोजैक सीक्वेंस विच आर सिमिलर टू एसडी सीक्वेंस इन, मतलब इनका जो फंक्शन है वो एसडी सीक्वेंस सिमिलर नहीं है, फंक्शन सिमिलर है। ठीक है, एसडी ACC AUGG ये सीक्वेंस है, वो AGG थे, ये सीक्वेंस है ACC AUGG। फंक्शन इनका भी क्या है, सिमिलर है टू एसडी सीक्वेंस, समवट सिमिलर टू एसडी सीक्वेंस, जो क्या कर रहे हैं, इनिशिएटर कोडॉन को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करा रहे हैं, राइबोसोमल मशीनरी को हेल्प कर रहे हैं टू रिकॉग्नाइज द इनिशिएटर कोडॉन, राइट। तो फिर उसके बाद कोजैक सीक्वेंस की हेल्प से ये इसको रिकॉग्नाइज करता है, तो असेंबली हमारी यहाँ पे इस तरीके से इंस्टॉल हो जाती है, जिसमें इंस्टॉलेशन ऐसे होगा कि जो पी साइट है वो इनिशिएटर कोडॉन के नीचे ही आए, करेक्ट पोजिशनिंग इसकी हो, पी साइट यहाँ पे हो इनिशिएटर कोडॉन के नीचे, बिल्कुल उसके नीचे, जस्ट बेनीथ द इनिशिएटर कोडॉन। ऐसे इंस्टॉलेशन होता है। ठीक है, ये इंस्टॉलेशन यहाँ तक इंस्टॉल करने का काम किसने किया, इसने, EIF4F ने। अब यहाँ से आगे बढ़ाने का काम किया एक अनदर फैक्टर ने, दैट इज EIF4B। ये दोनों ही फैक्टर हम एक साथ यहाँ पे बना देते हैं, EIF4B। F ने तो क्या किया, इस पूरी मशीनरी को यहाँ पे आके इंस्टॉल करा दिया। रिकॉग्नाइजिंग EIF4F हेल्प्स राइबोसोमल मशीनरी टू रिकॉग्नाइज 5' कैप साइट। बस 4B ने उसको स्कैनिंग का काम किया, जब तक 4B नहीं होगा वो यहीं पे ही हॉल्ट हो जाएगा, इसके आगे नहीं बढ़ेगा। 4B ने उसको आगे ले जाने का काम किया, आगे लेके गया, तो जहाँ पे उसको इनिशिएटर कोडॉन मिला वहाँ पे वो इस तरीके से इंस्टॉल हो गया कि जो P साइट है वो जस्ट बेनीथ द या जस्ट बिलो द इनिशिएटर कोडॉन हो। ठीक है, ऐसे इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, और इसमें पहले से ही इनिशिएटर tRNA तो लगा ही है, मिथियोनिन के साथ ये पहले से यहाँ पे प्रेजेंट है। अब क्या होगा, इस सारे इवेंट के बाद हमारे जो ये फैक्टर हैं EIF3, EIF2, 5B, ये सब फैक्टर यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। जैसे ही ये फैक्टर यहाँ से रिमूव होंगे, ये सब हुआ तो ये फैक्टर्स यहाँ से रिमूव हो गए, EIF3, EIF5B, EIF2, ये सब फैक्टर, एक्स्ट्रा फैक्टर्स जितने थे सब रिमूव हो गए। इनके रिमूव होने के साथ साथ ही लार्ज सब यूनिट आके यहाँ पे बाइंड हो जाएगी। तो अब ये हमारा क्या बन गया, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। क्या तैयार हो गया हमारा, अब ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया। ठीक है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स अब मूव करेगा टूवर्ड्स द एलोंगेशन फेज। ओके, दिस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स नाउ मूव टूवर्ड्स द एलोंगेशन फेज। एलोंगेशन फेज में क्या होगा, जैसा प्रोकैरियोट्स में हमने एलोंगेशन पढ़ा था, डिकोडिंग होगी, ट्रांसपेप्टाइडेशन होगा और ट्रांसलोकेशन होगा, सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी। कुछ एलोंगेशन फैक्टर इन्वॉल्व होंगे। वहाँ पे एलोंगेशन फैक्टर थे हमारे क्या, वहाँ पे जो हमारे एलोंगेशन फैक्टर थे वो थे EFTU, EFTS और EFG। यहाँ पे जो हमारे एलोंगेशन फैक्टर हैं वो दो एलोंगेशन फैक्टर हैं यहाँ पे, EEF1 एंड EEF2। ठीक है, एलोंगेशन फैक्टर जो होंगे हमारे, एलोंगेशन फैक्टर, एलोंगेशन फैक्टर 1, एलोंगेशन फैक्टर 2, ये दो एलोंगेशन फैक्टर हैं। इनके साथ एक एंजाइम है पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज जो ट्रांसपेप्टाइडेशन का काम कर रहा है। 3 स्टेप्स होंगे एलोंगेशन के। डिकोडिंग, डिकोडिंग का जो काम है वो करेगा कौन, ये EEF1। डिकोडिंग का मतलब इस A साइट के कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन्स के कॉम्प्लीमेंट्री अमाइनो एसिड को लेकर आना, वो फंक्शन है इसका।
फिर अमाइनो यहाँ पे जब आ जाएगा अमाइनो, ये सब यहीं पे हम इसको बना देते हैं, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लेके आना अमाइनो एसिड को। सपोज ये अमाइनो एसिड है एलानीन। अब जब इन दोनों के बीच में एक अमाइनो एसिड ये है मिथियोनिन, एक है ये, जब इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तभी तो पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस होगी, है ना। तो अब पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए हमको पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है, तो उसके लिए क्या होता है, जो ये अमाइनो एसिड अपने ये टीआरएनए के साथ अटैच्ड था जिस पोजीशन से, उस वहाँ से वो कट होके इसके साथ यहाँ पे बाउंड हो जाता है बाय फॉर्मिंग पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ जो अपने टीआरएनए से अटैच था उसको वहाँ से कट होके जो नया टीआरएनए अमाइनो एसिड आया है उसके साथ बाइंड हो जाता है, तो ये बन जाता है हमारा क्या, पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये हमारा टीआरएनए जो था, जब तक इसमें पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बना था, ये टीआरएनए है हमारा क्या, अमाइनो एसाइल टीआरएनए। दिस टीआरएनए इज अमाइनो एसाइल टीआरएनए, राइट। एंड दिस टीआरएनए इज पेप्टाइडिल टीआरएनए। जो पी साइट पे टीआरएनए प्रेजेंट है दैट वन इज पेप्टाइडिल टीआरएनए। पेप्टाइडिल टीआरएनए, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये यहाँ से कट हुआ, इसने इसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड बना लिया, तो अब क्या हुआ, अब ये पेप्टाइडिल टीआरएनए हो गया है, ये टीआरएनए अब क्या हो गया है, पेप्टाइडिल। जिसके साथ पेप्टाइड होगा वो पेप्टाइडिल टीआरएनए होगा। नाउ दिस वन इज पेप्टाइडिल टीआरएनए एंड दिस वन, दिस बिकम्स डीएसाइलेटेड टीआरएनए। हो गया ना डीएसाइलेटेड, जब अमाइनो एसिड उसमें से निकल जा रहा है तो वो डीएसाइलेटेड या अनचार्ज टीआरएनए, डीएसाइलेटेड टीआरएनए है ये वाला, जिससे अमाइनो एसिड रिलीज हो गया, उसमें अब कोई अमाइनो एसिड नहीं लगा है, ठीक है। तो अब जो हमारा पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम है, ट्रांसपेप्टाइडेशन की जो प्रोसेस होगी, ट्रांसपेप्टाइडेशन की प्रोसेस होगी, जो कौन करेगा, ट्रांसपेप्टाइडेशन बाय पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम। जो ट्रांसफरेज का काम ही, ट्रांसफरेज एंजाइम का मतलब जो ट्रांसफ़र करने का काम कर रहा है। अब ये क्या करेगा, देखिए, पेप्टाइडिल टीआरएनए को पी साइट में ट्रांसफ़र करेगा यहाँ, और इसको यहाँ ट्रांसफ़र करेगा ई साइट में, और ई साइट से ये बाहर निकल जाएगा, पेप्टाइडिल टीआरएनए इधर आ जाएगा पी साइट में, और ए साइट हमारी फिर क्या होगी, साथ ही साथ ये वाला काम ट्रांसपेप्टाइडेशन का और तीसरा ट्रांसलोकेशन जो हो रहा है वो साथ साथ हो रहा है। ट्रांसलोकेशन कौन करेगा, EEF2 इलोंगेशन फैक्टर 2, यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 2। जैसे ही ये बॉन्ड बनेगा ना, ये पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, तो ये जो ट्रांसलोकेशन फैक्टर है EEF2, ये इसको आगे को मूव कराएगा, क्योंकि यहाँ पे अब जो 3 कोडॉन प्रेजेंट है, इनको अब इनको रिकॉग्नाइज करना है। तो यहाँ पे हमारा देखिए क्या हो जाएगा, ए साइट एक एक आगे बढ़ेगा, तो ए साइट यहाँ पे आ जाएगी इन कोडॉन्स को रीड करने के लिए, पी साइट यहाँ पे आ जाएगी और ई साइट यहाँ पे आ जाएगी ना। तो यहाँ से ई साइट से एग्जिट आउट हो जाएगा, पेप्टाइडिल टीआरएनए तो है ही यहाँ पे, और ए साइट में अब नया अमाइनो एसिड लेके टीआरएनए आएगा। फिर क्या होगा, देखो, फिर ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये इसके साथ बना लेगा, ट्राईपेप्टाइड बन गया। फिर वही ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस, ये अब आगे मूव करेगा, तो पी साइट इधर आ जाएगी, ए साइट आगे वाले में आ जाएगी, ई साइट डीएसाइलेटेड टीआरएनए के नीचे आ जाएगी। ऐसे ही ई साइट से वो एग्जिट आउट होता जाएगा, नया अमाइनो एसिड आता जाएगा, और हमारी पॉलीपेप्टाइड का चेन का इलोंगेशन होता जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, इलोंगेशन प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी टिल इट रीचेज द नॉनसेंस कोडॉन, ठीक है। अब जब नॉनसेंस कोडॉन मिलेंगे तो क्या होगा, नॉनसेंस कोडॉन मिलने पे कोई हमारा, मैं इसको यहाँ पे बनाऊंगी, नॉनसेंस कोडॉन मिलने पे कोई भी अमाइनो एसिड बाइंड नहीं होता है, ठीक है। सपोज ये था हमारा पेप्टाइडिल टीआरएनए है,
इसमें ये पेप्टाइड लगे हुए हैं, ये हमारी चेन है, पॉलीपेप्टाइड लिख देते हैं इसको हम, पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, जितने भी अमाइनो एसिड्स अटैच हैं। अब यहाँ पे हमारे प्रेजेंट हैं UAG, सपोज इन स्टॉप कोडॉन UAG। अब कोई भी अमाइनो एसाइल tRNA यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे बाइंड हो जाएगा एक रिलीज फैक्टर। दो टाइप के रिलीज फैक्टर होते हैं यहाँ पे, एक होता है ERF1, दूसरा होता है ERF3। ERF1 क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा तीनों स्टॉप कोडॉन्स को, तीनों में से कोई भी स्टॉप कोडॉन होगा, सिर्फ ERF1 ही यहाँ पे प्रेजेंट है तीनों को रिकॉग्नाइज करने के लिए। ओके, प्रोकैरियोट्स में हमने देखा था दो RF1 RF2 दो रिलीज फैक्टर थे। RF1 रिकॉग्नाइज करता था UAA UAG को और RF2 रिकॉग्नाइज करता था UAA UGA को, लेकिन यहाँ पे एक ही फैक्टर तीनों को रिकॉग्नाइज कर रहा है। ठीक है, इसने ये रिकॉग्नाइज कर लिया। जैसे ही रिलीज फैक्टर यहाँ पे आके बाइंड होता है, हमारी पॉलीपेप्टाइड यहाँ से कट होके बाहर निकल जाती है, ये दोनों डिसोशिएट होने लगते हैं। ठीक है, जैसे ही ये डिसोशिएट होते हैं तो हमारा जो ERF3 है, अब हम इसको ऐसे दिखा देते हैं, ये हमारे क्या होने लग गए, डिसोशिएट होने लग गए। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड भी हमारी यहाँ से कट होके बाहर निकल गई, ये डिसोशिएट होने लग गए। तो ये जब डिसोशिएट होने लगते हैं तो ERF3 फिर राइबोसोम्स में से इनको रिलीज कर देता है। ERF3 का काम क्या है, जो ERF1 बाइंड है उसको वहाँ से रिमूव आउट कर देना, और इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है, ट्रांसलेशन का टर्मिनेशन हो जाता है। और जैसे ही ये दोनों डिसोशिएट होते हैं, EIF3 आके इसके साथ बाइंड हो जाता है, यूकैरियोटिक इलॉन्गेशन फैक्टर 3 आके इसके साथ बाइंड हो जाता है, ताकि ये दोनों वापस रीएसोशिएट ना हो जाए। EIF3 का काम ही क्या है, इट प्रिवेंट्स द रीएसोसिएशन ऑफ बोथ द सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम। तो इस तरीके से ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इन 3 स्टेप्स में, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। हम एक ओवरव्यू उसका देख लेते हैं। ट्रांसलेशन का एक ओवरव्यू देख लेते हैं। यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन अकर इन 3 स्टेप्स। इनिशिएशन, elongation and termination। इनिशिएशन, elongation and termination इन 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है। इनिशिएशन स्टेप इन्वॉल्व several initiation factors like EIF2, EIF3, EIF3 पहले लिख लेते हैं हम, EIF2, EIF5B, EIF4F and EIF4B। EIF3 बाइंड रहता है 40S सब यूनिट के साथ, 40S सब यूनिट के साथ बाइंड्स विथ 40S सब यूनिट। सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ठीक है, और इसका फंक्शन आपको पता है, इट प्रिवेंट्स रीएसोसिएशन ऑफ। EIF2 और EIF5B क्या करते हैं, फैसिलिटेट्स बाइंडिंग ऑफ
initiator tRNA to ribosome with राइबोसोम की स्मॉल सबयूनिट विद राइबोसोम की भी स्मॉल सबयूनिट के साथ 40S। ठीक है, नाउ EIF4F क्या कर रहा है? हेल्प्स इन रिकॉग्नाइजिंग द 5' कैप साइट, helps in recognizing 5' कैप साइट, 5' कैप साइट को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। EIF4B फैसिलिटेट्स स्कैनिंग of mRNA to find AUG कोडॉन। AUG आपको पता है इनिशिएटर कोडॉन है। तो ये इनिशिएशन फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, जिनका अपना अपना फंक्शन है। और प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स इनिशियली बनता है, देन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। फिर इलॉन्गेशन का स्टेप आता है हमारा। इलॉन्गेशन का जो स्टेप है, इलॉन्गेशन प्रोसेस 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है। ठीक है, वो 3 स्टेप्स क्या हैं? डिकोडिंग है पहला स्टेप। डिकोडिंग का काम कर रहा है EEF1, इलॉन्गेशन फैक्टर 1। डिकोडिंग मतलब ए साइट पे जो कोडॉन है उसको रिकॉग्नाइज करके उसके अकॉर्डिंग इनिशिएटर tRNA को लाना। देन ट्रांसपेप्टाइडेशन, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करके पेप्टाइडल tRNA का ट्रांसफ़र करना। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व है। देन ट्रांसलोकेशन का फंक्शन कर रहा है EEF2, इलॉन्गेशन फैक्टर 2। ठीक है, तो ये फैक्टर इसके साथ है, ये फैक्टर इसके साथ है, ये एंजाइम इसके साथ है। ट्रांसपेप्टाइडेशन और ट्रांसलोकेशन की जो प्रोसेस हो रही है वो साइमल्टेनियसली हो रही है। इसके होने के बाद साइमल्टेनियसली ये प्रोसेस होगी। जब ट्रांसलोकेशन होगा वो आगे मूव करेगा, तभी जो पेप्टाइडल tRNA है वो ए साइड से पी साइड में, पी साइड से आपका जो डीएसाइलेटेड है वो ई साइड में, और ई साइड से वो बाहर निकल जाए। ठीक है, लास्ट है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में 2 फैक्टर इन्वॉल्व है यहाँ पे, रिलीज फैक्टर ERF1, रिलीज फैक्टर 1 और ERF3। रिलीज फैक्टर 1 रिकॉग्नाइजेस ऑल द 3 कोडॉन्स, और ERF3 क्या करेगा? जब हमारा डिसोशिएट हो जाएंगे दोनों सब यूनिट्स राइबोसोम्स की, टर्मिनेट हो जाएगी नेक्स्ट पॉलीपेप्टाइड चेन, तो ERF3 क्या करेगा? रिमूव्स ERF1 फ्रॉम राइबोसोम। राइबोसोम से इसको रिमूव कराने का काम करेगा ERF3। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन। Translation completed in 3 steps: initiation, elongation and termination. So thanks for watching my video, and if you feel it will helpful to you, please like my channel, so like it, share it and subscribe it. Thank you.